So our next unit is states of matter, and it's a very important unit with respect to ITJ syllabus. And most of the sound questions or technical questions are asked from this chapter, especially in JEE advanced paper. तो देखो स्टार्टिंग तो आपको बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से बताता हूँ. यू नो स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डील करते हैं. सबसे पहले केस को हम लोग बोलते हैं गैसियस स्टेट. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग गैसियस स्टेट पे मेजर फोकस करेंगे. उसके बाद इसमें आगे जाके पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट एंड फाइनली सॉलिड स्टेट. अब ये सॉलिड स्टेट की यूनिट है एक्चुअली में सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से ये कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट करती रहती है. समटाइम्स दे आर आस्क्ड इन क्लास 11 सिलेबस एंड देन समटाइम्स दे विल शिफ्ट टू क्लास 12 सिलेबस. तो वो आपको अपने सीबीएसई सिलेबस जिस टाइम पे आप बोर्ड्स लिखोगे उस समय आपको देखना है कि आपके किस सिलेबस में इंक्लूडेड है. अभी करंट ईयर सिलेबस के हिसाब से क्लास 12 में है, लास्ट ईयर सिलेबस के हिसाब से क्लास 11 में थी. सो एज पर योर बोर्ड सिलेबस, जब आपका फाइनली बोर्ड सिलेबस डिफाइन होगा उस समय आपको देखना है कि चैप्टर किस यूनिट में जा रहा है. गैसियस स्टेट 11th के सिलेबस में है, सॉलिड स्टेट के साथ थोड़ा वेरिएशन रहता है. अभी मैं तीनों चैप्टर में सबसे पहले हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे. सो जो चैप्टर नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर, दिस इज बेसिकली गैसियस स्टेट. मेजर पोर्शन ऑफ चैप्टर इज गैसियस स्टेट. सॉलिड स्टेट 12th में अलग यूनिट है, बट अभी मैं आपको उसके बाद ही पढ़ा दूंगा क्योंकि कई बार वो 11th के सिलेबस में शिफ्ट हो जाती है, कई बार 12th के सिलेबस में शिफ्ट हो जाती है. सो इन प्रेजेंट ईयर इट इज इन क्लास 12th सिलेबस. ठीक है, फ्यूचर में कैसे चेंज होगा दैट विल सी. सो बेसिकली हमें सबसे पहले 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, आप सब जानते हो. कॉमनली यही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. और तो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और होते हैं, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट. बट वो रेयर है इसलिए उनको बहुत इन डिटेल स्टडी नहीं करते, हायर लेवल पे पढ़ा जाता है. हमारे सिलेबस में हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ते हैं, दैट इज गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट. तो इस चैप्टर में अभी हम लोग सबसे पहले गैसियस स्टेट पे फोकस करेंगे. तो आपको फर्स्ट टाइटल लिख लेना है गैसियस स्टेट. अब सबसे पहले गैसेस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं. सो राइट डाउन दोस. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं. तो गैसेस के केस में आपको पता है इसका इनडेफिनिट शेप होता है और इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है, जिससे हम सबसे पहले गैसेस को आइडेंटिफाई करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में लिखे इनडेफिनिट शेप. बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है. सो इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम. इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम मतलब समझ गए. गैसेस को जिस भी वैसल में फिल करेंगे ये उसकी शेप और वॉल्यूम दोनों ऑक्यूपाई कर लेगा. तो गैसेस की शेप और वॉल्यूम वही होता है जिस कंटेनर में इसको फिल किया जाता है. लिक्विड्स के केस में शेप वैसल की होती है बट वॉल्यूम उसका अपना अपना होता है, तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनडेफिनेट शेप होती है. और सॉलिड्स के केस में शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट हो जाते हैं. अभी हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, सो वी आर फोकसिंग फ्रॉम दैट सेगमेंट. सबसे पहला टर्म लिखा मैंने इनडेफिनेट शेप इनडेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के बेसिस पे लिखे. तो गैसेस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हाई होते हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो लेसर वैल्यू. इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हायर वैल्यू होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो लेसर वैल्यू होती है. अगले केस में लिखेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर या इंटरमोलिकुलर स्पेस हायर, इंटरमोलिकुलर स्पेस हायर and intermolecular forces lesser value. And intermolecular forces lesser order. Intermolecular forces is of lesser order. ये पॉइंट समझ में आया. गैसेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम करते हैं वो बहुत छोटी वैल्यूज होती है. सॉलिड स्टेट में स्पेस कम होता है, फोर्स ज़्यादा होता है, और लिक्विड स्टेट में ये दोनों वैल्यूज इंटरमीडिएट ऑर्डर की होती है. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए डेंसिटी ऑफ गैसेस इज ऑफ वेरी लो वैल्यूज. अगले पॉइंट में लिखो डेंसिटी ऑफ gases is a low value. Density of gases is a low value and gases can be compressed
and gases can be compressed significantly. और डिटेल में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, all solids, liquids and gases have expansion property, but compression is the unique property of gaseous state. अगर इसको एकदम प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो आगे, all solids, liquids and gases have property of expansion, but compression is the unique property of gases. Solids और liquids का compression negligible होता है, but compression is the unique property of gases. Compression is the unique property of gases. ये पॉइंट समझ गया? Solids, liquids and gases तीनों में expansion property होती है, but compression property gases की unique property है. So next point में लिखो, both gases and liquids can flow. Both gases and liquids can flow. Both gases and liquids can flow. Hence, commonly known as fluids. Both gases and liquids can flow, hence commonly known as fluids. Both gases and liquids can flow, hence commonly known as fluids. But liquids flows from high altitude to low altitude. But liquids flows from high altitude to low altitude, whereas gases can flow in all the directions. Whereas gases can flow in all the directions. तो अब देखो लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लो कर सकते हैं, इसलिए कॉमन टर्म में लिक्विड्स और गैसेस को कंबाइंडली फ्लूइड्स बोला जाता है. Whenever we use the term fluid, it means it can be a liquid, it can be a gas, because both can flow. लेकिन दोनों के फ्लो कैरेक्टर में डिफरेंस है. लिक्विड्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड, यानी ग्रेविटी के हिसाब से फ्लो करते हैं, और गैसेस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट काम नहीं करता है. तो इसलिए यहाँ पे गैसेस की दो यूनिक प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है. एक टर्म होता है डिफ्यूजन और एक टर्म होता है इफ्यूजन. ये गैसेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिससे गैसेस की स्टडी करते हैं. अगला टर्म लिख लीजिए डिफ्यूजन. सो इट इज फ्लो ऑफ gaseous molecules without the effect of gravity. It is flow of gaseous molecules without the effect of gravity. यानी गैसेस मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी इफेक्ट काम नहीं करता. इतने लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं, रैंडम मूवमेंट होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए दिखेंगे. तो डिफ्यूजन के आपने बहुत सारे एग्जांपल्स अपने लोअर सेगमेंट्स में पढ़ा हुआ है, लोअर सेक्शंस में सीखा हुआ है चीज़. क्लास 10th 9th 10th 12th में अच्छे से ऐसे एग्जांपल सिखाए जाते हैं. सो इट्स अ फ्लो ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. और इसी की वजह से गैसियस मिक्सचर हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं. अगले पॉइंट पे ये भी लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी gases always forms homogeneous mixture. Gases always forms homogeneous mixture. या इसी को आप टेक्निकल टर्म में पॉइंट एक बार रिवाइज करा दीजिए.
So it's the flow of gaseous molecules without the effect of gravity. ये हुआ diffusion. Because of this properties, gases always form homogeneous mixture, और homogeneous mixture को आप सिंपल टर्म में solution बोल सकते हैं. ठीक है. तो अगर इसका डिफ्यूजन के एग्जांपल्स अगर लिखना है तो एक दो एग्जांपल लिख लो, जैसे परफ्यूम है, स्मोक है ना, एयर फ्रेशनर्स है, ये सब पूरे रूम में इजीली स्प्रेड कर जाते हैं. तो आप इसमें लिख लो स्प्रेड ऑफ. अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल एक दो लिख लो बस, बहुत बेसिक चीज़ है. एग्जांपल में लिखना है तो स्प्रेड ऑफ. सर परफ्यूम तो लिक्विड होता है ना, स्प्रे करते हैं तो गैस बाहर होती है. स्प्रेड ऑफ फ्रेश एयर फ्रेशनर. स्प्रेड ऑफ एयर फ्रेशनर, स्मोक, ठीक है, या कोई भी फ्रेगनेंसेस लिखना है, परफ्यूम्स एक्सेट्रा. इन एयर, ये आपका डिफ्यूजन प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है इफ्यूजन. अब जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन है, इन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए लॉ सेम अप्लाई होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है प्रॉपर्टी में. इफ्यूजन जो होता है वो गैस का लीकेज होता है. तो अगर किसी कंटेनर में एक होल कर दिया जाए जिसका नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो वहां से जब गैस लीक करती है तो उस फिनोमिनन को बोला जाता है इफ्यूजन. जैसे ट्यूब में पंक्चर होता है जब, तो वहां से जो गैस लीक कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन. अगला टर्म लिखिए इफ्यूजन. राइट डाउन, इट इज लीकेज ऑफ गैस. It is leakage of gas from a hole of negligible cross-sectional area, from a hole of negligible cross-sectional area it is leakage of gas from a hole of negligible cross-sectional area due to pressure difference. Due to pressure difference. ठीक है. इसका एग्जांपल लिखना है तो लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम बैलून और ट्यूब लिख सकते हो. लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम बैलून और ट्यूब. बैलून और ट्यूब. तो किसी बैलून या ट्यूब से जो गैस लीक करती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. चलो नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं हम लोग. अब देखो इस चैप्टर में हम गैसेस को दो फॉर्म में स्टडी करेंगे. एक टर्म होगा आइडियल गैस और एक टर्म होगा रियल गैस. तो सबसे पहले आपको समझना है कि आइडियल गैस होता क्या है. और तो डिटेल में तो हम आइडियल गैस क्या होता है ये चीज़ पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बट अभी चूंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा फंडामेंटली आइडिया होना चाहिए कि आइडियल गैस का मतलब क्या होता है. तो देखो नेचर में जितनी भी गैसेज एग्जिस्ट करती है उनको तो बोलते हैं रियल गैस. तो आइडियल गैस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. तो प्रैक्टिकली कोई भी गैस जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो आइडियल गैस नहीं होती है. हम आइडियल गैस उस गैस को अज्यूम करते हैं जिसको किसी भी कंडीशन में लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो होते हैं. और नेचर में ऐसा कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो हो, इसलिए आइडियल गैस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है. तो आपको ये पॉइंट लिख लेना है. सो राइट डाउन, नो प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग गैस इज एन आइडियल गैस. No practically existing gas is an ideal gas. It's a theoretical phenomenon. It's a theoretical phenomenon. For an ideal gas,
For an ideal gas, intermolecular forces are zero. For an ideal gas, intermolecular forces are zero. Intermolecular forces are zero. Hence, such gas cannot be liquefied. Hence, such gas cannot be liquefied with any amount of pressure or temperature. With any value of pressure and temperature. मतलब आप कितना भी प्रेशर कितना भी टेम्परेचर अप्लाई कर दो, ऐसी गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी. ठीक है. सो रियल गैस के केस में लिखो, ऑल प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग गैसेज आर रियल गैसेज. ऑल प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग गैसेज आर रियल गैसेज. ऑल प्रैक्टिकली existing gases are real gases. ठीक है. दूसरे पॉइंट पे लिखो, रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. रियल गैसेस कैन बी liquefied under certain conditions of pressure and temperature. Can be liquefied under certain conditions of pressure and temperature. तो इसका मतलब रियल गैस हमेशा लिक्विफाई नहीं होगी. कुछ पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस होगी जहाँ पे रियल गैस लिक्विफाई हो जाएगी. इसका मतलब रियल गैस के लिए भी ऐसी कंडीशंस होगी जहाँ रियल गैस लिक्विफाई नहीं होगी. तो आइडियल गैस और रियल गैस ऑपोजिट फिनोमेनन नहीं है, डिफरेंट फिनोमेनन है. आइडियल गैस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल गैस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है. रियल गैसेस जितनी भी नेचर में एग्जिस्ट करने वाली गैसेस हैं सब रियल गैसेस हैं, और रियल गैसेस को हम लोग लिक्विफाई कर पाएंगे विद सम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. इसका मतलब इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड है, अगर गैस लिक्विफाई हो रही है तो इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सर्टेनली प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में ऐड कर लीजिए, सर्टेन रियल गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर इन सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो अपने पॉइंट में लिख लीजिए, सर्टेन रियल गैसेस shows ideal behavior certain real gases shows ideal behavior under certain conditions of pressure and temperature. Under certain conditions of pressure and temperature. Under certain conditions of pressure and temperature. ठीक है. इसलिए हम लोग आइडियल गैस की स्टडी करते हैं, क्योंकि रियल गैसेस में कुछ रियल गैसेस ऐसी होती हैं जिनका बिहेवियर आइडियल आने लगता है गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में. तो एक गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में आइडियल बिहेवियर दिखता है, तो इसलिए हम पहले आइडियल बिहेवियर स्टडी करेंगे, फिर रियल बिहेवियर की स्टडी चैप्टर के एंड में तरफ होकर चलेंगे. अब अपने को नेक्स्ट टाइटल लिखना है, आइडियल गैस लॉज. तो अब आइडियल गैस चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी गैस को हम आइडियल गैस बोलेंगे. तो आइडियल गैस कुछ पर्टिकुलर लॉज फॉलो करती है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला टाइटल लिखेंगे आइडियल गैस लॉज. नेक्स्ट हम लिखते हैं आइडियल गैस लॉज. ठीक है. तो एक आइडियल गैस कुछ पर्टिकुलर लॉ फॉलो करती है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिसेक्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ. तो हम लोग वन बाय वन टैकल करेंगे. पहले लॉज लिखते हैं, फिर आगे का प्रोसेस समझाता हूँ. सो नेक्स्ट टाइटल लिखना है आइडियल गैस लॉज, और उसमें लिखो आइडियल गैस फॉलोज सर्टेन लॉज
आइडियल गैस फॉलोज सर्टेन लॉज। उसमें सबसे पहला लॉ जो हम फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। आइडियल गैस फॉलोज सर्टेन लॉज, और उसमें सबसे पहला लॉ लिखेंगे हम लोग बॉयल्स लॉ। सो राइट ऑन द लॉ फर्स्ट। So write down, for fixed amount of an ideal gas, for fixed amount of an ideal gas, for fixed amount of an ideal gas at constant temperature, for fixed amount of an ideal gas at constant temperature, pressure of the gas is inversely proportional to its volume. Pressure of gas is inversely proportional to its volume. Inversely proportional to its volume. For fixed amount of an ideal gas at constant temperature, pressure of the gas is inversely proportional to its volume. Okay? तो अब देखो इसी चीज को अगर मैथमेटिकली लिखें तो बॉयल्स लॉ के लिए प्रेशर हुआ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/V एट कांस्टेंट प्रेशर सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स। मोल अगर फिक्स कर रहे हैं तो गैस का मॉलिक्यूलर मास फिक्स होगा, तो मास भी फिक्स बोल सकते हो। अगर किसी को नोटेशन को लेके प्रॉब्लम है तो क्लियरली लिख लो, P जो है वो प्रेशर ऑफ गैस होता है, V जो है उसको वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलते हैं, बट आप जानते हो गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एक ही बात होती है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में सबसे पहले गैस की प्रॉपर्टी यही बताई कि गैस का इंडेफिनिट शेप इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। तो गैस को जिस भी कंटेनर में फिल करेंगे वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। सो वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दोनों बातें सेम होती हैं। और मैंने आपको क्लियरली बताया कि इस चैप्टर में अब जब तक हम लोग रियल गैस का नाम दोबारा नहीं लेंगे तब तक गैस मतलब आइडियल गैस है। सो एवरीवेयर यू हैव टू ट्रीट इट एज एन आइडियल गैस। अदरवाइज फ्यूचर में याद रखना है आइडियल गैस मेंशन होना चाहिए, तभी आइडियल गैस का लॉ लगता है। सो P इज प्रेशर ऑफ गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, T जो है यहाँ पे वो टेम्परेचर ऑफ द गैस है, और N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। N is number of moles of gas. गैस का मॉलिक्यूलर मास चूंकि फिक्स वैल्यू होती है तो चाहे हम फिक्स मोल्स लिख दें या फिक्स मास लिख दें वो एक ही बात है। सो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए V के लिए दो कंडीशन होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट मोल्स। नॉर्मली हम एक कंडीशन याद रखते हैं इसीलिए सवाल गलत हो जाता है, तो इसलिए केयरफुली समझना है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स। अब इसी चीज को अगर मैथमेटिकली सम अप करके लिखें तो आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इसी को सिंपल टर्म में अगर कभी लिखेंगे तो इट विल बी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो जब भी कभी बॉयल्स लॉ डील करना होगा तो विल डील इट विद PV इक्वल टू कांस्टेंट और इट इज सेम एज P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो चार्ल्स लॉ के केस में लिखो, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर fixed amount of an ideal gas for fixed amount of an ideal gas at constant pressure for fixed amount of an ideal gas at constant pressure, volume of the gas is directly proportional to
Volume of the gas is directly proportional to temperature on absolute scale. टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, या इसका मतलब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल. एब्सोल्यूट स्केल को केल्विन भी बोलते हैं. So for fixed amount of an ideal gas at constant pressure, volume of the gas is directly proportional to temperature on absolute scale. ठीक है. तो अब अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो गया V proportional to T at constant pressure and moles. और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लाएंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी V by T इक्वल टू कांस्टेंट. इसी को सिंप्लीफाइड टर्म में लिख सकते हैं V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2, या फिर इसी को लिख सकते हैं V1 T2 इक्वल टू V2 T1. ये हमारा चार्ल्स लॉ सॉल्व करने का तरीका हो गया. So next law is Gay-Lussac's law. For fixed amount of an ideal gas at constant volume, pressure of the gas is directly proportional to, at constant volume, pressure of the gas is directly proportional to temperature on absolute scale, which is P proportional to T at constant volume and number of moles. Hence P by T equal to constant, या इसी को सिंपल टर्म में P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2 लिख सकते हैं, और P1 T2 इज सेम एज P2 T1. आइडेंटिकल लॉ है चार्ल्स लॉ का. वॉल्यूम और प्रेशर स्वाइप कर दिए गए बस. सो नेक्स्ट लॉ इज अवोगाद्रोस लॉ. सो राइट डाउन फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas at constant pressure and temperature, for an ideal gas at constant pressure and temperature, for an ideal gas at constant pressure and temperature, volume of gas is directly proportional to its number of moles. Volume of gas is directly proportional to its number of moles. For an ideal gas at constant pressure and temperature, volume of gas is directly proportional to its number of moles. So simple term में क्या हुआ, V proportional to N at constant pressure and temperature, या फिर सिंपल टर्म में अगर लिखेंगे तो V by N इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, या फिर इसी को आप V1 by N1 इक्वल टू V2 by N2 लिख सकते हैं, या फिर सिंप्लीफाई करके V1 N2 इक्वल टू N2 V1 लिख सकते हैं. दिस इज योर अवोगाद्रोस लॉ. राइट. सो V1 by N1 इक्वल टू V2 by N2 आ जाएगा, विच इज सेम एज V1 into N2 इक्वल टू N1 into V2. ठीक है. अब देखो इन लॉस को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन क्रिएट करी जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट के टाइम आपको सिखाई थी. सो दैट इक्वेशन इज एक्चुअली केम फ्रॉम दीज लॉज. इन लॉज को क्लब करके अगर हम फाइनल आउटकम के फॉर्म में लिखें तो दैट इज रिफर्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन. अगला टर्म लिखना है आइडियल गैस इक्वेशन. And you all know that ideal gas equation is PV is equal to nRT. Ideal gas equation is PV is equal to nRT. Right.
अब आप देखो तो चाहो तो सारे लॉज इससे वेरीफाई कर सकते हो आप। अब ध्यान से देखते चलो वन बाय वन, पी वी इक्वल टू एन आर टी पे अब अगर हम एक एक करके लॉ अप्लाई करते चले तो देखो सबसे पहले अगर आपने बॉयल्स लॉ लिया तो बॉयल्स लॉ के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल होता है। तो देखो इस इक्वेशन की राइट साइड कांस्टेंट हो गई, तो देखो अपने आप पी वी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। दूसरा लॉ हमने सीखा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के केस में कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स किया, कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स किया तो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी। अब एन आर बाई पी तो देखो क्या कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आया? अब ऐसे ही चाहो तो गैलिस-स्टैक्स लॉ बना लो। तो गैलिस-स्टैक्स लॉ के केस में क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स, तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और इसी से अवोगाद्रोस लॉ क्रिएट कर लो। अवोगाद्रोस लॉ में कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है, तो हम अपनी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं V इक्वल टू आर अपॉन आर टी बाई पी इंटू एन, और यू कैन राइट V बाई एन इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आया? उस एक इक्वेशन से आप सारे लॉज डिफाइन कर सकते हो, या बेटर टू से इन लॉज को क्लब करके हमने इक्वेशन बनाई हुई है विच इज कॉल्ड पी वी इक्वल टू एन आर टी। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको यूनिट्स के साथ आर की वैल्यू क्लियरली मालूम होनी चाहिए, एंड वी हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट एट द टाइम ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। एक बार इसको क्विकली नोट डाउन कर लेना है। पी वी इक्वल टू एन आर टी में P प्रेशर ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर इन केल्विन, R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। प्रेशर की वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर में रखते हैं, वॉल्यूम लीटर्स में रखते हैं, एन मोल्स में रखते हैं, टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं, तो वैल्यू ऑफ आर इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, राइट। दूसरा टर्म होता है अगर हम प्रेशर की यूनिट बार में प्लेस करते हैं, वॉल्यूम लीटर्स में, एन नंबर ऑफ मोल्स में, टेम्परेचर इन केल्विन, तो आर की वैल्यू आती है 0.0831 लीटर बार पर मोल केल्विन। और तीसरी यूनिट हम लोग यूज करते हैं एसआई यूनिट, जिसमें प्रेशर विल प्लेस इन द यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, वॉल्यूम इन द यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूब, एन नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर इन केल्विन, देन द वैल्यू ऑफ आर इज 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। So now write down a question. A small bubble rises from the bottom of a lake where the temperature and pressure are 8 degrees Celsius and 6 atmosphere to the water surface where the temperature is 25 degrees Celsius and pressure is 1 atmosphere. Calculate the final volume of the bubble if its initial volume was 2 ml. तो देखो हमारे पास ऑल दो ऑप्शंस होते हैं कि हम लॉ सेलेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करें, बट आपको आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज करने की आदत रखो, तो उससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा कौन सा लॉ लगाना है, क्योंकि उसमें सब लॉ इंक्लूडेड है। तो मेक इट अ प्रैक्टिस कि आपको हमेशा पी वी इक्वल टू एन आर टी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इनिशियल और फाइनल दो कंडीशन है हमारे पास, बस उन्हीं दोनों कंडीशन को पहले लिख लो फटाफट। इनको स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, वो दोनों कंडीशन एक बार लिख के सॉल्व करो, इनको क्लियर है वो फटाफट डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो टू यू। मैं आपको पहले एक सवाल थोड़ा डिटेल में करना सिखा देता हूँ। इनिशियल कंडीशन में देखो प्रेशर दिया हुआ है आपको 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दे रखा है 2 ml, तो आपको पता है इक्वेशन में वॉल्यूम लीटर्स में पुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10⁻³ लीटर्स। टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है 8 डिग्री सेल्सियस,
उसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 281 केल्विन हो गया। नंबर ऑफ मोल्स तो जो भी होंगे वो मुझे नहीं पता, लेट्स से एन नॉट। बबल के अंदर जितने भी एयर है उसका मोल्स एन नॉट, क्योंकि बबल कहीं पे बर्स्ट नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइनली भी एन नॉट ही रहने वाले हैं। टेम्परेचर फाइनली दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 प्लस 273 मीन्स 298 केल्विन। वॉल्यूम आपको फाइनली निकालना है, दैट इज योर क्वेश्चन। और फाइनल प्रेशर जो आपको गिवन है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, राइट। अब अगर यहाँ पे अगर हमारे पास V2 गिवन है तो उसको अगर हम मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं V0 ml, तो उसको भी V इंटू 10⁻³ लीटर्स लिख सकते हैं। बस दोनों में PV इक्वल टू NRT अप्लाई करो और रेशियो ले लो। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से हम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, PV इज इक्वल टू NRT। हमारी पहली इक्वेशन हो गई 6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू N0 R इंटू T। और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से P इंटू V0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू N0 R इंटू T। दोनों का रेशियो अप्लाई कर दो। रेशियो अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 12/V0 इज इक्वल टू 281/298। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 298/281 ml। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट इक्वेशन लगानी है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अगर किसी को शुरुआत में कंफ्यूजन है तो ऐसे सारा डेटा लिखे इक्वेशन लगा के रेशियो भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। देखो हमने क्या करा कि रिवर की डेप्थ हमें 3.3 मीटर दे रखी है। मैं डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ जो प्रेशर काम कर रहा है वो 1 atm है, विच इज 1 इंटू 10⁵ पास्कल। और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हाइट जो होता है दैट इज एच रो जी। जानते हो ये चीज, प्रेशर ड्यू टू एच हाइट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एच रो जी। इसमें जो रो है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है, और जी आप सब जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने देखो साइड में रिवर का डायग्राम बनाया हुआ आपके लिए। तो जब बॉटम पे प्रेशर कंसीडर करेंगे तो जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर लग रहा है ना एयर का, वो तो बॉटम तक कैरी करेगा। तो अब अगर हम देखें तो इनिशियली बबल बॉटम पे, तो फिर से वही इनिशियल और फाइनल कंडीशंस लिखते हैं। इनिशियली जो प्रेशर P1 लिखेंगे दैट इज 1 इंटू 10⁵ पास्कल एयर की वजह से प्रेशर, प्लस लिक्विड हाइट कितनी है 3.3 मीटर, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ और जी 9.8 एच रो जी, इतने पास्कल प्रेशर वाटर की वजह से हो गया। दिस इज द टोटल प्रेशर एट द बॉटम। वॉल्यूम ऑफ द बबल लिखेंगे तो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर अपने को दे रखा है 2 मिलीमीटर, आर इज 2 मिलीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स हो गया। इसका क्यूब कर देंगे, ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया और ये पास्कल में प्रेशर आ गया, ठीक है। टेम्परेचर ऊपर और नीचे उसने बोला हुआ है सेम है, टेम्परेचर सेम है और बबल के अंदर गैस फिक्स्ड है। इसका मतलब बॉयल्स लॉ काम करेगा, तो हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, इसके बाद देखो प्रेशर दूसरा वाला लिख रहा है P2, तो P2 तो सीधे सीधे 1 इंटू 10⁵ पास्कल आ गया। अब V2 लिखना है, उसका रेडियस पूछिए शायद फिर से बाद में। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बॉल व्हेन इट कम्स टू द सरफेस, तो ये 4/3 पाई आर मान लेते हैं, तो आर इंटू 10⁻³ क्यूब। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आर मिलीमीटर, ठीक है। आर वी हैव अज्यूम्ड मिलीमीटर। यहाँ पे अलग से लिख लो जो मैंने आर अज्यूम किया है, आर इज रेडियस ऑफ द बबल इन मिलीमीटर। रेडियस ऑफ बबल आर मिलीमीटर अज्यूम कर लिया हमने। बस अब हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ भी अप्लाई करा
क्योंकि बबल से कोई भी एयर बाहर नहीं निकल रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बस आपने P1 V1 इक्वल टू B2 V2 अप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल लेना है। सो 1 into 2.2 5 प्लस 3.3 into 9.8 into 10 to the power 3 into 4 by 3 pi r cube 2 into 10 to the power minus 3 cube is equal to 1 into 10 to the power 5 into 4 by 3 pi r into 10 to the power minus 3 cube। ये सॉल्व करके निकालना है अपने को, यहाँ से सॉल्व करके r बताना है कितना आ रहा है। तो ये फाइनली सॉल्व होके 2.2 mm आ जाएगा। ठीक है, आप क्लोजेस्ट आंसर लिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस दिए होते हैं या फिर क्यूब रूट की वैल्यू गिवन होगी। सो विद दैट वी विल सॉल्व इट टू 2.2 mm। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर।